अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं वजीरगंज के जाने माने शिक्षाविद और समाज सेवी कमला प्रसाद सिंह। जहाँ तक पूरा नाम हमें यही पता है, बाकी हाल ही में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुई थी, जिसमें किड्स केयर प्ले स्कूल में इनके छात्र संजय कुमार उर्फ पंकज जी ने सम्मानित किया था। मैं भी वहां गया था, लेकिन समय नहीं मिल पाया इनसे बात करने का, इसलिए आज हम दोबारा इनसे बात करने के लिए इनके आवास पर पहुंचे हैं। कुछ जानना चाहते हैं आपसे सर, जैसे कि सबसे पहले अपना पूरा नाम बता दीजिए और जीवन सार कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया, तो कुछ बताइए। मेरा नाम कमला प्रसाद सिंह है। मेरा निवास स्थान ग्रामपुरा, जो वजीरगंज बाज़ार के सटा हुआ गांव है जी। मेरे पिताजी एक कृषक थे। अच्छा। और अनपढ़ व्यक्ति थे। अनपढ़ व्यक्ति थे और पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ। क्या नाम था पिताजी का? बाढ़ो सिंह, स्वर्गीय बाढ़ो सिंह। स्वर्गीय बाढ़ो सिंह जी। और माताजी का नाम बासंती देवी। बासंती देवी जी। प्राथमिक शिक्षा गांव और कुछ दिन कुटकिहार अपर प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा। अच्छा, उस समय जब आपके पिताजी नहीं पढ़े लिखे थे तो आपको पढ़ाने के लिए मतलब वो खुद प्रयास किए या आप खुद पढ़ने के लिए जाने लगे? उनकी उत्सुकता थी कि हमारे सभी पुत्र शिक्षित हो जाए। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई थे। 4 भाई थे। लेकिन आप चारों भाइयों में 2 भाई हम लोग पढ़े लिखे हुए। बड़े हैं छोटे हैं? हम सब तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा, तीसरे हैं। तो मेरी पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई। प्राथमिक विद्यालय पूरा, अपर प्राइमरी विद्यालय कुटकिहार, और कुछ दिन मैं अपने नानी घर चमार में भी करीब 1.5 वर्ष तक वहाँ भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त। अच्छा, आपका नानी घर चमार हुआ? चमार। तत्पश्चात वहाँ मुझे मन नहीं लगा, इसलिए कोई सुविधा वहाँ नहीं थी और बड़ा रिमोट एरिया में पड़ता है गांव, इसलिए मैं पुनः घर चला आया। अच्छा। घर पर ही पढ़ा, कुछ दिन पढ़े मिडिल स्कूल पूनामा में। ये सन कब की बात होगी जब आप चमार छोड़ करके आए? 54-55 में। 54-55 में। तो मध्य विद्यालय पूनामा से मैं पढ़ा। फिर मैं चला गया सांबे से मिडिल स्कूल पास किया। सांबे? हाँ। कहाँ पड़ता है? वारसलीगंज में। अच्छा। एक थे हमारे रिलेटिव वहाँ प्रधानाध्यापक थे, तो वहीं मैंने नाम लिखाया। 1 वर्ष में वहाँ मध्य विद्यालय में पढ़ के 7वां पास कराया। अच्छा। तो उच्च विद्यालय में नामांकन होना था, तो मेरे भाई बहुत थे, 10वीं वर्ग में थे और मैं 8वीं में। वहीं मेरा परीक्षण हुआ। वहाँ प्रधानाध्यापक राधेश्याम बाबू ने मेरी जांच की। कौन विद्यालय? उच्च विद्यालय वजीरगंज। श्री रामानुग्रह के विद्यार्थी आप रहे हैं? आप रहे, हाँ। तो अच्छा, ये तो बहुत। हाँ, श्री रामानुग्रह उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक उसमें बहुत अच्छे प्रधानाध्यापक थे, राधेश्याम बाबू। उन्होंने मेरी परीक्षा ली और मेरे आवेदन पर लिखा कि एडमिट इन क्लास 8। तो मेरा नामांकन 8वीं वर्ग में हुआ। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, तो वहीं तक 10वां उत्तीर्ण वहीं से हुई। 10th वहीं पास किया। फिर तो मैट्रिक उस समय कहा जाता था उसको? मैट्रिक कहा जाता था। उसमें 20 वर्ष मेरी पढ़ाई बाधित हुई, इसलिए कि मेरे पैर में रोग हो गया था। ये पैर ऐसे थोड़ा सट गया था। अच्छा। तो 1 वर्ष उसमें देर हुई। उत्तीर्णता प्राप्त की उच्च विद्यालय वजीरगंज से। उसके बाद गया कॉलेज में मैंने नाम लिखाया। गया कॉलेज में वहाँ प्री यूनिवर्सिटी उसमें थी, तो प्री यूनिवर्सिटी में मैंने नाम लिखाया। प्री यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं दे सका मैं, फिर पुनः बीमार पड़ गया। अच्छा। साल भर फिर मेरा
तो आपका 2 साल बर्बाद हो गया? 2 साल बर्बाद हुआ। 10th पास करने के बाद? हाँ, 2 साल बर्बाद हुआ। अच्छा। 2 साल बर्बाद हुआ मेरा। तो फिर मैं नाम लिखाया जगजीवन कॉलेज में। अच्छा। और जगजीवन कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी पास करने के बाद तो फिर पुनः मैं गया कॉलेज में गया, जहाँ मैं इंग्लिश ऑनर्स लिया और वहाँ से प्रतिष्ठा मैंने BA प्रतिष्ठा से अच्छा, वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स आपने किया जगजीवन कॉलेज? हाँ, गया से? ऑनर्स जो बीमार पड़ गए सो फिर उसमें भी मेरा जो अथी नहीं हुआ ना, जो अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ, फिर गवर्नर के आदेश से आदेश आया तो हम लोग को सेंटअप कर दिया गया। अच्छा। तो मैंने प्रतिष्ठा विषय की परीक्षा नहीं देकर पास कोर्स में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो गया। अच्छा, ये कब की बात है? ये है 1967 की बात है। 1967 की बात। अच्छा, उस समय फिर वहाँ से अंग्रेजी से स्नातक की? स्नातक। तो स्नातक उत्तीर्णता के बाद अर्थाभाव में यूनिवर्सिटी का शिक्षण मैंने नहीं प्राप्त किया। अच्छा। उसमें कोई बाहरी आमदनी थी नहीं, ड्राउट हो जाता था। तो उम्र क्या रही होगी? ऊपर होगा उसमें 20 साल, क्या होगा 20 साल युवावस्था में? युवावस्था में। तो फिर वहाँ से 1971 में मैं चांडिल में शिवभूमि में केतुंगा एक उच्च विद्यालय था, वहाँ मेरी नियुक्ति अंग्रेजी विषय में हुई। अच्छा। उसमें करीब 9 अभ्यर्थी आए थे, लेकिन सभी बंगाली थे। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ के जो सचिव थे बड़े ऑनेस्ट थे और कांग्रेस के सचेतक थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे अच्छा उम्मीदवार कोमला प्रसाद सिंह है, एंड ही हैज़ बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड, आई शैल इशू अपॉइंटमेंट टू हिम टुडे। तो वहाँ प्रोफेसर शिक्षक के पद पर नहीं। अच्छा। लेकिन वहाँ पानी में आयरन ज़्यादा मिलता है, इसलिए तुम बीमार पड़ते रह गए। तो फिर 17 महीना वहाँ अपना शिक्षण कार्य करने के बाद मैं घर चला आया। घर चला आया तो उसके महाविद्यालय नहीं था। अच्छा। तो मेरी इच्छा है कि एक महाविद्यालय की स्थापना करते वजीरगंज में। तो लोगों को ऑर्गेनाइज किया, चंद्रिका बाबू को भी कहा, सबको कहा, मीटिंग बुलाई वजीरगंज हाई स्कूल में, और फिर आम मीटिंग बुलाई। उसके बाद तय हुआ कि एक महाविद्यालय खोला जाए। तो वजीरगंज महाविद्यालय की स्थापना मेरे ही द्वारा की गई। अच्छा। इसकी स्थापना स्थापना आपके सचिव चंद्रिका बाबू, लेकिन करता धरता जो भी किया, दौड़ धूप में नहीं किया। एफिलिएशन भी तक थे, गए वहाँ यूनिवर्सिटी, पैसा जमा किया, सब कुछ हुआ। संस्थापक सदस्य आपका वजीरगंज महाविद्यालय हम ही किया। कीर्त बाबू भी साथ रहते थे, प्रिंसिपल हो गए थे, लेकिन स्थापना करने के बाद आए हो। अच्छा। ये कब स्थापित हुआ वजीरगंज महाविद्यालय? 78 में हुआ। सन 78 में। तो बहुत पुराना इसका। उसके बाद दानी बाबू से भेंट हुई। इस बिल्डिंग को लिया था आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट हॉस्टल के लिए, लेकिन फिर पूनामा में ले लिया, धोखा दे दिया। सारी व्यवस्था जब इन्होंने कर दी तो धोखा दे दिया, पदाधिकारी पूनामा के दे दिया पंडित जी के मकान में। तो दानी बाबू ने हमसे कहा कि खोल दीजिए कि स्कूल, उसमें क्या है, जब व्यवस्था है ये। तो ज्ञान गंगा विद्यालय की स्थापना हुई। ये कब हुआ? ये 93 में, 1993 में हुआ। इसकी स्थापना हुई। मैं देख रेख करना शुरू किया, 2-3 वर्षों तक आगे देखभाल कर लेते थे, लेकिन बाद में हम ही को प्राचार्य के रूप में रहना पड़ा और विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसी बीच में जब वहाँ से आए थे तो बीच में वजीरगंज हाई स्कूल में शिक्षक की कमी थी। राजेंद्र बाबू के स्नेह से राजेंद्र बाबू ने बराबर मुझे मैंने रिक्वेस्ट किया कि जरा पढ़ा देते। तो वजीरगंज उच्च विद्यालय में जाके अंग्रेजी पढ़ाया करता था। वजीरगंज उच्च विद्यालय पढ़ाया। उसके बाद कारी सभा उच्च विद्यालय की प्रस्कृति रद्द हो गई थी। फिर बहुत एड़ी चोटी का पसीना के बाद प्रस्कृति वापस हुई और प्रभारी के रूप में रामनाथ बाबू हुई। तो रामनाथ बाबू के निवेदन पर मैंने वहाँ भी कुछ दिनों तक पढ़ाया, कुटिया स्कूल। अब कॉलेज जब अथी किया तो क्लास यहीं होता था पहले। तो जब कभी किसी विषय का प्रोफेसर नहीं आते थे तो छात्र आते थे, तो मैं हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास आदि विषयों को मैं पढ़ा दिया करता था वहाँ प्रोफेसर की अनुपस्थिति में। यह सब काम वहाँ किया।
और उसके बाद यहाँ ही रह गए, करीब 25 वर्ष तक यहाँ रहे ज्ञान गंगा में। ज्ञान गंगा में। उसके बाद 3 वर्षों के लिए मैं चला गया अपने गांव में, खुला मिशन पब्लिक स्कूल। अच्छा। तो वहाँ मैं जाकर प्राचार्य के रूप में रहा, वहाँ भी 600 विद्यार्थी हुआ, उसको मैं सौंप के मैं चला आया वहाँ से। हमने लोगों से सुना है कि आपने जहाँ भी शिक्षण कार्य किया है, किसी तरह का ये नहीं है कि मानदेय लेना है या कुछ किसी पैसा कोई राशि कभी यहाँ से मतलब नहीं है। अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं दे दिया, है कुछ खर्च दे दिया, नहीं तो कहने हमने हाथ नहीं फंसाया, मांग हमारी नहीं हुई। तो कैसे मतलब जीविका होती है? किश्ती मेरे पास है, खाने पीने की कोई, और उस समय कोई देखने वाला नहीं था, तो अच्छा। ज़मीन हम लोग के पास थी। अच्छा। बाबूजी अकेले थे, कोई देखभाल नहीं करता था, जैसे पाता था इतना। और आपका शादी विवाह चाहे और? हाँ, शादी विवाह तो हो गई थी, जिसमें 6ठा में मैं आया था बंडल स्कूल में, उसी से 6th क्लास में। मुझे स्मरण भी नहीं है कि यह शादी कैसे हुई। 6th क्लास में आपकी शादी हो गई? शादी हो गई थी 6th क्लास में जब। तो आपको तो पता नहीं होगा कि हमको साथ पता है कि शादी हुई। अच्छा। लेकिन क्या विधि विधान उसे पूरा हमको अथी नहीं है। ये कब समझ में आया शादी के बारे में कि अब शादी हुई? करीब शादी के 9 वर्ष बाद मेरा दुरागमन हुआ, रुष्कदी हुई। अच्छा। तो उसके बाद फिर हुआ कि वहाँ है, पता था कि शादी हुई है। हाँ, माने सरारी स्टेशन के सामने बहुत बड़ा गांव है मसौरा, वहीं शादी हुई थी। कहाँ बोले? मसौरा। अच्छा। मसौड़ा हाँ, मसौड़ा बड़ी बस्ती है। हाँ, पटना के पास। नहीं, ये सरारी स्टेशन के शेखपुरा से आगे। शेखपुरा के आगे? शेखपुरा तो उधर शायद दूसरा है, मसौड़ी है। तो वो तो मसौड़ी है। हाँ, वही मेरा विवाह हुआ था। और मुझे एक पुत्री है जो भी शिक्षिका है। अच्छा। और मेरे दामाद हैं तुंगी उच्च विद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर। अच्छा, तुंगी में कार्यरत? तुंगी हाई स्कूल में, नवादा जिला के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत लंबा समय क्षेत्र में दिया है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, उनको ये पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में चोरी हो गई। अच्छा। वो मोबाइल से उतार के लिखते हैं, गैस पेपर से लिख देते हैं। और जो वहाँ जो मूल्यांकन होता है उसमें भी शिक्षक योग नहीं है, मूल्यांकन भी नहीं होता है। मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है ठीक से। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेधावी छात्र पीछे भी रह रहे हैं। इसमें अभिभावक तो जो सजग रहेंगे, अभिभावक हैं क्या? अभिभावक पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटा कोई समय देना नहीं चाहते हैं। संध्या में किसी भी अभिभावक को चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ आए समय। दौड़ भाग की जिंदगी और महंगाई, हाँ, दोनों चीज़ इसको प्रभावित कर रही है आज अभिभावक को। वो तो विद्यालय के स्तर की बात है, ऐसी बात नहीं। सरकारी विद्यालय में भी लोग पढ़ के अच्छे जगह पर गए। अगर सरकारी विद्यालय में आज भी पढ़ाई शिक्षक आए हैं, अगर पढ़ाई सुनिश्चित हो जाए, समय की पाबंदी हुई है, उपस्थिति हुई है, लेकिन पढ़ाई अगर सुनिश्चित हो जाए और लड़कों में पढ़ने की अभिरुचि में तीव्रता अगर वृद्धि हो तो लड़कों में सुधार हो सकता है। लेकिन अभिभावक को थोड़ा सजग होना पड़ेगा। ये सरकार के तरफ से शिक्षकों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाता है, हम कई वर्षों से देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। तो उसका प्रभाव जो सही है, सही ढंग से विभाग के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? नहीं, उस गलत होता है। जो रिपोर्टिंग होती है पैसे के बल पर और पैरवी के पर। अच्छा। जो कर्मशील और निष्ठावान और जो योग्य शिक्षक हैं उनके नाम की अनुशंसा नहीं होती है। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो योग्य शिक्षक हैं उनको चयन नहीं करके, वो तो बेचारा पढ़ने में व्यस्त है। अच्छा। उसको पैरवी कायल करने जाएगा। अच्छा। लेकिन बीच के बिचौलिया लोग जो हैं वो अपना नाम रिकमेंड करवा देते हैं। बिहार में जो ऐसी राजनीति है ना, सम्मान भी मतलब बिक रहा है। सम्मान भी बिक रहा है। सम्मान योग्य शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, बिक रहा है सम्मान। अब जोड़ लीजिए कि राजेंद्र बाबू ऐसे माने बिल्कुल कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को चयन नहीं हुआ। और हम देखा कई ऐसे शिक्षकों को हुआ जो बराबर उपस्थित रहे थे, उनका नाम रिकमेंड होकर गया। तो वहाँ पर बहुत लेचेज है। सर DO से लेकर कमिश्नरी ऑफिस तक जहाँ तक वो नाम बिकता है। इसका चयन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? मतलब एक कोई देखिए क्राइटेरिया देखिए छिपा हुआ नहीं है। हर विद्यालय का जहाँ हेडमास्टर रहते थे उस विद्यालय का परीक्षा फल देखना चाहिए, अनुशासन देखना चाहिए, उस शिक्षक में वहाँ के शिक्षकों के देखना चाहिए, क्रियाशीलता देखनी चाहिए, अनुशासन देखना चाहिए।
तो ईमानदारी से अगर पदाधिकारी आंक लेते थे, पहले देखिए, पहले 3 हेड मास्टर बहुत अच्छे माने जाते थे ओल्ड गया में। अच्छा। राजेंद्र बाबू यहाँ या राधे श्याम बाबू जब थे, ओखली के रामेश्वर बाबू, टिकारी के राजेंद्र बाबू, ये सब अच्छे हेड तो मास्टर। अच्छे जो करते हैं उनका नाम खुद ब खुद खुद ऊपर बनता है, आ जाता है। आ जाता है। बहुत सारा चीज़ का उतार चढ़ाव देखा होगा, जैसे कि आज बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ढंग का शिक्षक नहीं मिलता है, और कहीं शिक्षक है तो वहाँ पैसा इतना ज़्यादा देना पड़ता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है। सरकारी तंत्र व्यवस्था के नाम पर बढ़िया बढ़िया मास्टर को बहाली, मतलब अच्छा वेतनमान दे करके विद्यालय में पदस्थापित सरकार द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन आज भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राइवेट स्कूल ही माध्यम है, ऐसा क्यों? ये सरकार की नीति क्या थी? सरकार की नीति गलत है। सरकार स्वतः नहीं चाहती है कि सभी लोग शिक्षित हों। ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाती हैं सरकार, तो शिक्षा विरोधी नीति हो जाती है। आज न तो शिक्षक अध्ययनशील हैं, न छात्र अध्ययनशील हैं। खास करके जो सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक केवल प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्थाएं रह गई हैं। कहीं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ लिख करके डिग्री दे दीजिए। डिग्री देने वाली, बांटने वाली संस्था है। और उसी डिग्री से नए शिक्षक की बहाली भी हो जाती है। बहाली हो जाती है, चूँकि वो डिग्री धारी हैं। हाँ, इसलिए शिक्षित नहीं है, इसलिए वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ लगभग 40-50 वर्षों से बिहार में कोई परीक्षा नहीं हो पाती है ठीक से। और जो नौकरी वाली जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, उसमें तो प्रायः प्रश्न पत्र लीक आउट हो जाता है। अब कहाँ से क्या कमी है सरकार की नीति में या प्रशासनिक कमजोरी है, प्रायः हर बार में प्रश्न पत्र के आउट होने का बात आती है। उसमें जो मेधावी, जो अच्छे लोग हैं, मार खा जाते हैं। तो ये सब त्रुटि है शिक्षा में। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक कहीं शिक्षा नाम की कोई चीज़ें नहीं है। केवल उपस्थिति, के पाठक ने आया तो उपस्थिति को सुनिश्चित कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं रह सके, हल्ला हंगामा हुआ। सरकार भी नहीं चाहती थी, उसको हटा दिया उसने। सरकार की नीति के खिलाफ वो लड़के कुछ काम करना चाहते थे के पाठक, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया। दबाव में सरकार आ गई। वोट की राजनीति के चलते देश की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल ही गंभीर है। आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 9 प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। यही स्थिति है, ये वोट की राजनीति के चलते है। हम आंकड़ा के साथ दे सकते हैं। ये जो शिक्षा का जो स्तर है और व्यवस्था जो बना हुआ है, मान लिया जाए इसका सुधार है। अगर वैसे प्रधानाध्यापकों को या शिक्षकों को अगर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अनुशंसा की जाए सरकार से, तो ऐसे में कोई आपत्ति नहीं हो, और लोग समझे कि नहीं, ये पुरस्कार के योग्य हैं, मिलना चाहिए था। अच्छा, आपका अभी उम्र कितना हो रहा है? हमारी 83 वर्ष चल रहा है। 83 वर्ष। देख रहे थे अभी आप आए, हम लोग आए थे तो देख रहे थे आप कुछ लिख रहे थे कोटेशन। तो ये कोटेशन लिख रहे थे जब हम यहाँ आए थे इनसे मिलने के लिए, और बिना चश्मा के साफ साफ और छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहे थे। अभी मेरा उम्र 42-43 होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से इनका लिखा हुआ मैं पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन इतना साफ है कि आईना के तरह झलक रहा है। अभी मैं करीब 14-15 वर्षों से बिहार आचार्य कुल का मैं मंत्री हूँ। अच्छा, आचार्य कुल। हाँ, एक 1968 में विनोबा जी ने एक संस्था स्थापित की थी, आचार्य कुल, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह, शिक्षक वगैरह उसमें समाहित थे, उनके सदस्य होते हैं। आचार्य जो निर्भीक और निर्भय और निष्पक्ष होकर जो राष्ट्र को अपना संवाद दे, वही आचार्य है। जैसे बड़े ऋषि मुनि लोग देते थे जी, तो उसी आचार्य स्कूल में बिहार के लोगों ने मुझे मंत्री बना दिया है। यही बलिगन उच्च विद्यालय में हुआ था बिहार आचार्य स्कूल का सम्मेलन, उसी में मुझे आचार्य स्कूल का मंत्री बनाया है। और अभी तक मैं मंत्री पद का कार्य का निर्वहन निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहा हूँ। अपने दायरे में लाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं लाती है, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े जो विद्यालय हैं सरकार के लोगों को
जो सरकार में समाहित लोग हैं, सत्ता में हैं, उनके विद्यालय, सत्ता से बाहर हैं, उनके विद्यालय हैं। इसे सरकार तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही बेच रही है। बेच रही है, सरकार ही बेच रही है। सरकार इसलिए सरकार देर नहीं करती है। कानून हार्ड एंड फास्ट कानून होना चाहिए, और जो कानून बनाते हैं उसके अनुसार उनको भी आप आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। आप शिक्षक आपका काम करें, इसकी सरकार का ना काम है, कुछ रोजी रोटी बना हुआ है। ये शिक्षा देना तो सरकार का काम है। अंडर कंपल्सन 14 वर्ष के बच्चों तक तो देना सरकार का जरूरी। तो जितने भी निजी विद्यालय बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन ड्यूटी ऑफ दी गवर्नमेंट, लेकिन सरकारी लोग पढ़ा रहे हैं। तो सरकार दे आर डूइंग दी वर्क ऑफ दी गवर्नमेंट, सरकार का काम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोचती है। तो अपना चल रहा है, ये सब दुर्गुण है, सब कमी है सरकार में। इसलिए हार्ड एंड फास्ट सरकार, द गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू मेक हार्ड एंड फास्ट रूल टू स्टॉप दिस करप्शन फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग से इन बुराइयों को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार नहीं हिम्मत का पाती है। आज भी बहुत सारे सरकारी विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो मन लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ की उपस्थिति अन्य कोई भी प्राइवेट स्कूल, अगल बगल का कोई भी प्राइवेट स्कूल है, उससे ज़्यादा वहाँ नामांकन और उपस्थिति है, अभी भी है। विद्यालय में यह कम करने है, और जो इतना आपको बायस को पीछे है। अब प्राइमरी से लेकर के प्लस 2 तक पढ़ाई अपने स्कोर में ऐसा बहुत से विद्यालय इधर भी कई विद्यालय है कि जो कमरा है उसको प्लस 2 22 को टीचर आए हुए, कहाँ शिक्षक बैठे, कहाँ छात्र बैठे, कहाँ कर्मचारी बैठे। मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो विद्यालय की संरचना है उसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन सरकार विद्यालय की संरचना को निर्माण किए बिना शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। तो आगे पेंशन, दे आर गेटिंग पेंशन, दे आर नॉट टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग पेंशन। बिकॉज जब तक उनका नहीं बनता है तब तक एक स्ट्रक्चर भी बना देना चाहिए। नहीं बनता है, बिना बनाए बहाल कर दिए, बैठने की जगह नहीं शिक्षकों को। शिक्षा तो मान लिया जाए कि जैसा भी है, अभी जैसा बिहार में है, तो मान लिया बिहार में 20% शिक्षा प्राप्त कर रहा है बच्चा, 80% खराब हो जाए, निगेटिव हो रहा है। तो असर तो दिखना शुरू भी हो गया है, और हमको लगता है कि ये 2, 4, 5 साल या 10 साल में इसका असर और बढ़ेगा। अभी और निरंतर गिरावट में जाएगा। सभी के घर में सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, वो तो सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफिस है। फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, all the educational institutions, government institutions have become the certificate issuing offices. प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक जितने भी शैक्षिक संस्थाएं हैं केवल प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था है। ये मेरा विचार है, और यही हो गया है। एमए में छात्र सब फॉर्म भरते हैं, प्रश्न पत्र दे करके, और हो जाता है कि जब अपना लिखो था कि 4 घंटा में बच्चा इन्विजिलेटर बैठ के अपना चाय पानी पी रहे हैं, बोल के सब लिख रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे मोबाइल से सब लिख करके जमा कर देते हैं। पहले फर्स्ट क्लास लाना एक माने रखता था, गोल्ड मेडलिस्ट होना एक माने रखता था। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में तेज हैं, मेधावी अच्छे हैं, तो मार खा रहे हैं। अच्छा, उनका हरास हो जा रहा है, मूल्यांकन नहीं हो पाता, मूल्यांकन उनका वो जैसे वो पढ़ के थी के लिख रहा है, वो के लिखवा रहे हैं बैठ के। लालू जी के राज में कोई सवाल और क्वेश्चन लेके चला आता था घर, बस बिहान को जाके जमा कर देते। इसलिए यूनिवर्सिटी में लोगों ने कुछ डर से बोलता नहीं था। अच्छा, खास करके बिहार में कितना साल से शिक्षा नीति गड़बड़ हुआ है? बिहार में इधर तो नहीं, बिहार में लगभग 50 वर्षों से शिक्षा में गड़बड़ी आई। महामाया बहू के टाइम से ही लखते जिगर टू महामाया बहू आंदोलन हुआ, चोरी के लिए आंदोलन हुआ, बीच में केदार पांडे ने कुछ रोका, लेकिन फिर केदार पांडे हटे गए नहीं। इसलिए निरंतर शिक्षा में हरासी अब तो हद तक चला गया है। शिक्षा में उत्तर हरास होते गया। शिक्षा प्राप्त करने की जगह शिक्षा को चोरी किया जाए। इसीलिए
अभिभावक और छात्र उन्मुख हुए निजी विद्यालय की। उनकी विश्वास है कि वहाँ कुछ तो सीखेगा, कुछ तो सीखेगा और बाकी सीखेगा। निजी विद्यालय में दे आर गेटिंग समथिंग, वो सीख रहे हैं, लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले शिक्षा दिलवाया जाता था बुद्धिजीवी बनने के लिए। हाँ, तो शिक्षा प्राप्त करने का एक अलग मकसद होता था। आज की शिक्षा जो है, आज की शिक्षा जो है वो व्यवसायिक शिक्षा है कि आज की शिक्षा भौतिकवादी शिक्षा है। इस शिक्षा प्राप्त करके पैसे कुशल और व्यवसाय के तौर पर कमाई का साधन हो गया। ये शिक्षा है वो कमाई। टुडे एजुकेशन जो है प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट दैट इज नॉट माइंड मेकिंग। आदमी बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं है, मानवता की शिक्षा नहीं है, न राष्ट्रीयता की राष्ट्रीय भावना है, न ईमानदारी है, न कर्मनिष्ठा है। केवल हाउ टू अर्न मोर एंड मोर, कैसे अधिक से अधिक धन कमाएं। कहाँ जाकर के रुकेगा ये चीज? अभी जैसे जब तक भौतिकवादी जगत में हम जी रहे हैं, अभी रुकने, जब तक मोरल एजुकेशन और हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, अगर गुरु परंपरा के रूप में अगर हम नहीं आते तो यह रुकने वाली नहीं है। इसलिए कि आज की भौतिकवादी जगत में कोई भी छोटा रहना नहीं चाहता। आचार्य कुल इसके लिए काफ़ी चिंतित है। आपने बताया कि इसके लिए हाँ, आचार्य कुल चिंतित है, लिख करके देना भी है और आप मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या आचार्य कुल का क्या क्षेत्र में काम चल रहा है इसके? देखिए, काम तो आचार्य कुल अभी चिंता आ गई है। आचार्य कुल बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भय और निर्भीक संस्था थी जो दो टूक बात करे। ऐसे लोगों की कमी होती जा रही है। हमारे आचार्य कुल में और लोग हैं केंद्रीय स्तर तक, मैं वहाँ भी बार जाता होता हूँ। अभी कुछ लोग राजनीति के लोग इसमें प्रवेश कर दिए। इसलिए आचार्य कुल का जो नॉर्म्स था, इसका जो सिद्धांत था और इसकी जो चाहत थी, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसके संस्थापक जो सोच करके स्कूल की स्थापना की, उसकी पूर्ति आपके अनुसार से नहीं हो पा रही है। बहुत कम लोग हैं, ईमानदार लोग धीरे धीरे निकलते चले जा रहे। जैसे हमारे जैसे ज्ञान में थे डॉक्टर सुदामा प्रसाद थे, डॉक्टर घनश्याम प्रसाद थे, सब इसे ईमानदार आदमी थे, लेकिन सब गिरे हुए खटिया को चलने फिरने से लाचार हो गए। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात को दोहराया था कि हमारे बीच से ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, अभिभावक, गुरुजन धीरे धीरे करके चले जा रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया करके उनसे थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने में समाहित कीजिए और आने वाले पीढ़ी को ज्ञान दीजिए। अभी उसकी पूर्ति अभी निकट भविष्य में संभव नहीं है। जो छूटते चले जा रहे हैं ना, चले जा रहे हैं। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति है ही नहीं। तो अभी यह कहना उचित है कि यह इतिहास हो गया। हाँ, इतिहास हो गया। यह इतिहास हो गया। इतिहास तो वही है और बहुत बहुत शर्मनाक इतिहास है। तो अब संभलने की कोई गुंजाइश? संभलेगा, थोड़ा लंबी अवधि लगे, सुधार तो होगा। तो लंबी अवधि में बिगड़ा भी है, जैसे कि आपने कहा कि 50 वर्ष हो गया बिहार में बहुत स्थिति को बिगड़ते जा रहा है। अभी और कुछ पीढ़ियाँ बिगड़ जाएगी तो आएगा, फिर समय आएगा। अभी तो राजनीति के सिवा और सत्ता पर कैसे हम सत्तासीन हो और धन कैसे अधिक हो, दो ही प्रवृत्ति अभी लोगों में है कि धन सत्तासीन होने या धन की रक्षा के लिए सत्ता में जाने की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। मानव जो है मानवता से जीवित है और मानवता तभी आप में आएगी जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षा ही नहीं है। जब शिक्षा नहीं है तो मानवता नहीं है, मानवता नहीं है तो मानव जब संकट में आएगा, इनका कहना है मानव जब संकट में आएगा तब फिर शिक्षा के प्रति उसकी जागृति बढ़ेगी। उतनी बड़ी विद्वान हो गए, पढ़े अंग्रेजी भी पढ़े, अपनी भाषा भी पढ़े। अपनी भाषा दूसरी भाषा को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जिस मिट्टी में हम जन्मते हैं, पलते हैं, फलते फूलते हैं, उस भाषा के ज्ञान के बिना अन्य भाषाओं की जानकारी अपेक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अच्छी हिंदी जानेंगे तो आप
अच्छी नहीं होती है, इसलिए अपनी भाषा पर चलिए, हम लोग तो आज बहुत सारा चीज़ इनसे सीखे हैं और यही अभिलाषा है कि आप इनके वीडियो को देख करके आप भी कुछ सीखिए और अपनी जो क्या जिम्मेवारी को समझिए सर कि पैसा को जोड़ने से आपका विकास नहीं होगा। उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा को बचाने के लिए उसको महत्व दीजिए। जो शिक्षित हैं उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। सिर्फ सर्टिफिकेट पैसा से ले करके आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा। 2-4 पैसा अभी कमा लीजिएगा, आपको लगेगा भौतिक युग में कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन वह समाप्ति की ओर आप जा रहे हैं, आप विकास की ओर नहीं जा रहे हैं। आइए, हम लोग मिलने के लिए आए थे आज। अगर निजी विद्यालय नहीं होते तो न तो केंद्र सरकार की क्षमता है और न राज्य सरकारों की क्षमता है इस बढ़ती हुई आबादी में सभी बच्चों के लिए। और मैंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो छोड़िए, समान शिक्षा भी देने में सक्षम नहीं। समान शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी आज मजबूरी है कि निजी विद्यालय रहे। निजी विद्यालय की आवश्यकता है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, नहीं तो बिल्कुल अपर लोग हो जाएंगे। अच्छा, निजी विद्यालयों में जब निजी विद्यालय की बात उठ गई है तो मैंने निजी विद्यालयों में भी बहुत सारा चीज़ देखा है। आप आज के डेट में चलिए, हम 2-4 साल पहले की बात बता रहे हैं। निजी विद्यालयों में ऐसा नहीं था कि आप वहां प्रवेश कीजिए, उसके बाद आप फीस भरिए और पढ़िए, बस इतना ही हम जानते थे। लेकिन अब सिस्टम बदल गया। अब सिस्टम है कि आप जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किए, सब कुछ विद्यालय का होना चाहिए। बच्चा का पैतावा से जूता से लेकर के टोपी तक के स्कूल का होना चाहिए। ये शिक्षा में कहाँ जरूरत है? शिक्षा जगत में जो बड़ी छोटा विद्यालय है, यहाँ शिक्षा कई तरह की और 50 रुपया मंथली फीस से। वजीरगंज में भी इस तरह का विद्यालय है? हाँ है, विद्यालय जो सब बेचता है। बाध्यता है, अंडर कंपल्सन पेरेंट्स हैव टू बाई ड्रेसेस ऑफ देयर बॉक्स। तो क्यों, मतलब हम शिक्षा बेच रहे हैं कि सामान बेच रहे हैं? सरकार की नीति कमजोरी है, सरकार की कानून नहीं बनाती, इस गलत बात है। किसी ज्ञान के अगर नहीं ड्रेस बेचता है भाई शिलाग हो जाते तो कहाँ यहाँ लोग अच्छे सबसे अच्छा विद्यालय तो यही है। अच्छा रिजल्ट इससे अच्छा कोई देता है, कोई विद्यालय इससे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। जो बड़े बड़े विद्यालय हैं एफिलिएटेड में, वो भी इनसे अच्छा गुणवत्ता नहीं रिजल्ट दे रहा। तो सरकार को ये चाहिए, अगर जरूरत है निजी विद्यालय का तो उसको कानून में समेटे। उसको अपने अधिक संरक्षण में करें, कानून के दायरे में लावे। हाँ। नहीं तो निजी विद्यालय भी बेलगाम होकर और माने अभिभावकों से शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। चूँकि वो सिर्फ बेचने में रह जाते हैं, शिक्षा देते नहीं है। उनकी एक ही नियति है कि कैसे अधिक से अधिक कमाई हमारी हो। तो जहाँ कमाई की बात है, आर्थिक जहाँ मामला है, वहाँ शिक्षा नहीं मिल सकती। तो लोग थोड़ा जो प्रोपराइटर हैं उनको लोभ का संवरण करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस विद्यालय के प्रोपराइटर, निदेशक आदि लोग को लोभ का संवरण करना पड़ेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है कम पैसे में। लेकिन भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत से विद्यालय इतना शोषण कर लेते हैं कि अभिभावक परेशान होकर विद्यालय छोड़ के भाग करते हैं। विद्यालय छोड़ के भागना, गरीब के बच्चे अधूरी शिक्षा छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, पुनः फिर सरकारी विद्यालय चले जाते हैं या फिर वही बात विद्यालय करते हैं। ये शिक्षा में कई दुर्गुण है और सरकार को ये सारी चीज़ मालूम है। यही सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इसको कानून के दायरे में, इसलिए बहुत से पॉलिटिशियन की बड़ी बड़ी विद्यालय एक कानून लाई थी सरकार आरक्षित करने का कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं 25% आप उनको पढ़ाइए। लेकिन जब से वो लागू हुआ, बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके एवज में विद्यालय को कोई सरकार ने कुछ दिया था आश्वासन कि 25%
गरीब बच्चों को, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और जो बहुत निर्धन है, अति गरीब है, अनक्षरवान के छात्रों को 25% डालते हैं, 25% नामांकन, और उसके जो स्कूल की जो फीस होगी मैं दूँगा। लेकिन उसमें भी घपलाबाजी है, पैसा उसको भी खर्च करता है, 200 रुपये जीता है, 2 पैसा नहीं। एडमिशन है, लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, और बहुत से शिक्षक कहीं प्रचार होता है, शिक्षा से आते हैं अभिभावक के लोग और पढ़ाते हैं वो, कुछ लोग मुफ्त में भी पढ़ते हैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं। हम तो रहते थे तो बहुत माफ़ कर दिया करते थे, इसलिए हमसे उतना पढ़ो कुछ नहीं। जो आया में बेटे थोड़ा बहुत कोमल है और सरल से, इसलिए गरीब पर में ज़्यादा ध्यान देकर था। आज भी गोपाल जी इस विद्यालय के डायरेक्टर है, वो भी बहुत रहमदिल आदमी है, अगर कुछ कह देगी तो उसे स्वीकार कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले नीति होनी चाहिए, विचार होना चाहिए स्कूल। तो अभी तक जितनी बातें हुई, आप संघर्षशील रहे पूरे जीवन भर, हाँ, और इस दरमियान अपने स्वास्थ्य की सेवा देख रेख, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, अभी देखिए सुबह से निकले हुए हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ प्रसाद वगैरह, एक सेव मिल गया था, कुछ मिल गया था तो खाए हैं, बाकी उसी के चलते स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मेरा जीवन नियमित है जी, मैं 9 बजे में रात्रि में सो जाता हूँ। 9 बजे रात्रि को सो जाते सो हैं, जाते हैं और 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे उठते हैं। 9:30 बजे सोते हैं और 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद करके मैं कुछ पढ़ता हूँ। उसके बाद जो दैनिक क्रिया है, सोच वगैरह करने के बाद 4:30-5 बजे तक स्नान कर लेते हैं, जाड़ा हो गर्मी हो या सुबह उठ करके अभी भी आप स्वाध्याय करते हैं? स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं। अच्छा, उदाहरण ग्रंथ वगैरह भी पढ़ते हैं। हाँ। तो उसके बाद क्रियाक्रम करके स्नान, मैंने सूर्योदय स्नान के पहले होता है। आज तक आपने सूर्योदय पहले स्नान के पहले स्नान किया, और हमको लगता है कि कब हम सूर्योदय के पहले स्नान किए तो हमको याद नहीं है। हम प्रायः सूर्योदय के लगभग सूर्योदय के पहले ही। और जहाँ तक हमको लगता है कि 90% लोग ऐसा ही है कि सूर्योदय के बाद ही स्नान अभी लोग कर रहे हैं। बीमारी की अवस्था में भी मैं स्नान कर लेता हूँ। यहाँ भी मैं बीमार पड़ गया, यहाँ भी बीमार रहा है मैं करीब 10-15 2-3 बार। सेवा यहाँ की हुई है, लेकिन मैं स्नान 4 बजे कर लेता हूँ। 4 बजे स्नान, बुखार में स्नान छपा कर जाके जाड़े में मैं कर लेता था स्नान, उसके बाद चले जाते थे। तो जो क्रिया होती थी होते रहता है, लेकिन स्नान सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के होने पर कब किया है मुझे याद नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आहार का क्या कुछ सीखते ले हैं? लेते हैं, कुछ फल मिलता है, अभी जैसे सेव मिल जाता है, कोई केला मिल जाता है, कुछ मिल गया। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड भोजन, मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ। मांसाहारी आप नहीं? नहीं, कभी मांस का सेवन? पहले मांस का सेवन हुआ है, बहुत पहले युवा समय की हो। लेकिन मांस मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, मेरे परिवार में और कई लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते भी हैं। मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। और आचार विचार से भी मैं शाकाहारी रहा, किसी की निंदा नहीं की, और किसी धन का लोभ मेरे पास नहीं, ये चीज़ मेरा हो गया। और हमको लगता है कि यही चीज़ देख करके वजीरगंज में जितना भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ, जितना भी कार्यक्रम होता है अधिकांश जगहों पर मैंने आपको अध्यक्षता या उद्घोषक, संचालन, बहुत सारा कार्य को संपन्न कराते हुए देखा है। और आपके जानकारी का जो सटीकता है, नॉलेज सटीकता जो आप में है, लोगों को यह पता है कि यह व्यक्ति किस तो उनकी समझ है कहाँ तक। मैं उतना विद्वान भी तो नहीं हूँ। नहीं, अभी हम जब आए तो आप एक कोटेशन ये दिखा रहे थे कि ये किसी के लिए लिखा जा रहा है। ये कोटेशन जिसके लिए लिखा जा रहा है वह खुद हाई स्कूल का शिक्षक है। तो एक हाई स्कूल के शिक्षक को कोटेशन अभी भी आप बना करके, भाषण का कोटेशन बना करके दे रहे हैं, तो यह अपने आप में एक चैलेंजिंग बात है। आज के युवाओं को सीखना चाहिए कि हम स्वाध्याय करें और उससे ज्ञान अर्जित करें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने
गुरुजनों के संपर्क में रहें और उनसे लाभ लें। क्योंकि पूर्व के जो भी गुरुजन थे अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, अब उनका समापन हो रहा है। अब आपके पास समय अधिक नहीं है, संरक्षण करने के लिए बहुत कम समय बचा है और यह जरूरी है कि आप उनसे ज्ञान अर्जित करें, ताकि आप अगर ज्ञानी हो तो आप अगली पीढ़ी को ज्ञान दे सकें। यह सबसे जरूरी बात है। मैंने शिक्षक दिवस समारोह में बहुत सारे कार्यक्रमों को देखा, सुना, समझा। हमको यही चीज़ खाया जा रहा था कि जिस तरह से लोग धर्म को बचाने के चक्कर में जुड़े हुए हैं, अगर शिक्षा को बचाने के चक्कर में जुड़े तो हमको लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु कहलाए। बात देखिए है क्या कि आज़ादी के पूर्व जो भारत के बड़े घराने के लोग थे तो पश्चिम की सभ्यता को स्वीकारने में अपने को बड़प्पन माना और बड़े घराने के लोगों ने क्लब वगैरह में जाना शुरू हुआ, शराब पीना शुरू किया और अंग्रेजी शिक्षा की प्रचलन। मैकाले जब आया था भारत में तो अध्ययन किया करके तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि भारत में अगर ब्रिटिश सरकार और वर्षों तक शासन करना चाहती है तो वहाँ की संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम से हटा दें, इसलिए कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही समाहित सारे ग्रंथ जो थे हमारे वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और उपनिषद, वेद, कठोपनिषद सारे जो ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ वो संस्कृत में हैं। इसलिए मैकाले ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ बड़ी कथी है, इसलिए यहाँ की भाषा ही समाप्त कर दी जाती। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्टेटमेंट अभी चाहे तो निकाल लीजिए, निकल जाता है। यही कहा है कि वहाँ और कुछ वर्षों तक ब्रिटिश सरकार शासन करना चाहती है तो भारत की शिक्षा जगत से जो पाठ्यक्रम है उसे संस्कृत को रखा किया जाता है। तो आपका कहने का अनुसार है कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो संस्कृति को संभाल करके रखती है। हाँ, अगर किसी संस्कृति को समाप्त करना है तो उसके भाषा को समाप्त कर दिया। राष्ट्रभाषा भी होनी थी, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बनाने की बात की संविधान में ऐसा कमिटमेंट है, लेकिन उसमें उत्तर भारत का विवाद हुआ, अभी तक भी प्रस्ताव पड़ा हुआ है। तो हमारी भाषा भी शिक्षण जब भी होना चाहिए अपनी मातृभाषा में। गांधी का भी विचार था और जो नई शिक्षा नीति बनी भारत सरकार जैसे हम लोग मगध के रहने वाले हैं तो हम लोग का जो मातृभाषा कहिए बोलचाल की भाषा मगही है, लेकिन मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा हिंदी है, लेकिन बोलचाल की भाषा मगही है। बोलचाल की भाषा मगही। मगही भाषा में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, उसकी किताब मिल सकती है। इसलिए जब भी शिक्षण हो, शिक्षा जब भी दी जाए तो मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा तो लेकिन इसका तो कोई महत्व नहीं है। आप भारत में जाकर आपने भी जब ऑनर्स किया तो अंग्रेजी लिया। नहीं बताते हैं कि जैसे जो पढ़े लिखे पहले लोग थे, जैसे राधा कृष्ण साहब थे, उनके क्षेत्र में संस्कृत भाषा और तमिल। अभी हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा का, जहाँ तक तो सरकार को दोष दे रहे हैं। सरकार को हम नहीं चुना है, चाहे जितने बार भी चुनाव हुआ हो, प्रजातांत्रिक देश है। और सरकार जब बिगड़ गई है, सरकार का नीति बिगड़ गई, नियत बिगड़ गया, तो और लोगों को क्या करना चाहिए ताकि सरकार भी सुधरे? देखिए, सरकार सुधरने की जो बात करती है, अभी वर्तमान जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में आदमी गिना जाता है और आदमी बढ़ाने के लिए सबसे निम्नतम जो स्तर है वहाँ तक लोग जा रहे हैं। 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुका है और उसकी जड़ में है वोट गिराएंगे। 71 में बांग्लादेश वाला धड़ल्ले से वहाँ से आना शुरू कर दिया। कुछ लोग आए जो हिंदू वर्ग के लोग थे, प्रताड़ना से आए
और कुछ लोग आए गरीबी के कौन कौन राज्य में अल्पसंख्यक हो गए हैं? देखिए अब अपना बिहार में कभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ कई जिला जहाँ 80 और 50 और 52% हो गया है ईसाई, म्यांमार है, आपको यहाँ आपको हो गया त्रिपुरा है, उधर फिर देखिए कश्मीर में है, कश्मीर तो अल्पसंख्यक था ही, लेकिन और लोग वहाँ से अति हो गए हैं। 9 स्टेट का नाम है जहाँ लोग। अच्छा, इससे शिक्षा का क्या मतलब क्या जो है, शिक्षा बिगड़ रही है हमारे खास करके बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बिगड़ रही शिक्षा के अनुसार से 50% बिगड़ रही है। बिहार में शिक्षा नहीं, बिहार देखिए शिक्षा जो गई नौकरी देने वाली शिक्षा के बदले है, शिक्षा है ये नहीं। हम इंसान कैसे बनाना शिक्षा दे करके, जो पहले हमारी परंपरा थी, इसे नौकरी देने वाली शिक्षा है। तो इसी होड़ में लोग अब जैसे आपने प्राप्तांक अंक के आधार पर आपने नियुक्ति कर दिया शिक्षक, तो उस अंक को प्राप्त करने के लिए केंद्र प्रकार जो प्रक्रिया होगी उसको अपनावे रहने। हम एक बात फिर कह रहे हैं सर कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निष्कर्ष निकाला था कि शिक्षा को बिगाड़ने में सरकार की नीति दोषी है। तो हम क्या करें कि सरकार की नीति सुधरे, सरकार सुधरे। आने वाला कुछ दिन में चुनाव भी है, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है किसी और माध्यम से, जनता के माध्यम से हो, अभिभावक के माध्यम से हो, आंदोलन से, पार्टियों के माध्यम से हो? आंदोलन आवाज उठाने से अभी सरकार को बदलाव नहीं, ये कोई परिवर्तन नहीं। आप या तो पूरी सामूहिक रूप से अगर चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार, इस वर्तमान जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसका बहिष्कार कीजिए कि नहीं, हम तब तक आपको मत नहीं देंगे जब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन, हार्ड एंड फास्ट जब तक रूल नहीं बनाइएगा हम आपके साथ नहीं है ना, जब तक ये नहीं करेगा नहीं करेगा। अच्छा, मताधिकार का प्रयोग ही इसको बदल सकता है। और जो मतदान करते हैं वो अभिभावक अपने बच्चे को सोच करके, इसलिए कि विपक्षी लोग भी जो हैं यहाँ शिक्षा के लिए कोई सजग नहीं है, न विपक्षी है न सत्ता पक्ष है। अगर सत्ता पक्ष अगर शिक्षा के प्रति जागरूक होता या यहाँ की सरकार जागरूक होती, तो जो जिस तरह से सरकारी संस्थाओं से जो परीक्षा आयोजित होती है और धड़ल्ले से जो चोरी होती है परीक्षा में, इस पर रोक जरूर लगा, तो कहीं न कहीं सह तो उसमें सरकार ही दे रही। इसलिए अभी जब तक यहाँ के मतदाता जब तक नहीं सुधरेंगे कोई परिवर्तन नहीं। मतदाता को चाहिए कि हम शिक्षा के लिए मतदान करें, मुद्दा बना दें, शिक्षा के लिए मतदान करें और अपने प्रतिनिधि को कहें शिक्षा में सुधार के लिए मतदान करें, शिक्षा में सुधार लाइएगा कि नहीं। हाँ, लाइएगा तब हम आपको मतदान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं ये सत्तासीन जो लोग हैं उसके बड़े बड़े लोग ही इस शिक्षा में लोग लगे हुए, समझे, और इस व्यावसायिक शिक्षा ऐसे व्यवसाय बना दिया। ये तो बहुत छोटा विद्यालय है, इसे तो कमा खा रहा है, किसी को 10 रोजगार नहीं। तो खूबी है कि कष्ट सह के सब विद्यालय चल रहा है। पूंजी के अभाव में आज तक विद्यालय के प्रशिक्षित नहीं मोटिवेशन नहीं हुआ, इसलिए इसके पास उतनी ज़मीन भी नहीं ले सकता है और न भवन बना सकता है शिक्षा के अभाव में। लेकिन जहाँ तक जो एफिलिएटेड विद्यालय है उसे मैंने गुणात्मक शिक्षा अच्छी मिल रही है। तो सरकार को पहले शिक्षा का मुद्दा बनाइए, मतदान के समय जो भी मुहूर्त मांगी भाई शिक्षा में परिवर्तन लाइए कि नहीं। अगर शिक्षा में परिवर्तन लावे तो आपके पक्ष में वोट करें, नहीं तो नहीं करें। हाँ, तभी कुछ सूरत बदल सकती है, अन्यथा कुछ नहीं। ये तो किसी सरकार में कोई नीति बना दे सके, अगर सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए कि नहीं परिवर्तन लाना है, हमको परीक्षा में सुधार लाना। नीति तो कहिए, कानून कहिए कि दारूबंदी भी, शराबबंदी भी। हाँ, शराबबंदी, लेकिन कहिए सभी जगह बिक गई। शराबबंदी हुआ कि कुछ लोगों को करोड़पति बनाने के लिए शराबबंदी हुआ। एक थाना के पदाधिकारी कई करोड़ रुपया कमाया, सफ़ेद पोस्ट लोग उसके दलाल लोग तो करोड़ों रुपया कमाया, और बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया कमाया। तो कुछ लोग का रोजगार एक नया रोजगार देने का कार्य हुआ है, हो गया। शराबबंदी से सुधार का कोई कार्य इसमें जो कालाबाजारी या माफिया लोगों का एक जमागड़ा हो गया और खूब अर्थ कमाया उन लोगों ने, और शराबबंदी हुई नहीं। शराब बन रही है, शराब पीने वाले लोग पी भी रहे हैं, ये कि रोड पर झगड़ा पी के नहीं करते।
उसमें ढीले दिया, वोट के लोगों में ढील दी सरकार ने कि पकड़ा जाएगा तो 5,000 रुपये जुर्माना देके छोड़ देंगे। अच्छा, उसमें भी सरकार ने एक नया व्यवसाय दिया है, ढील दी है उसमें, इसलिए उसको वोट का लोभ है, इसलिए कि शराबी लोग चुनाव में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उसको वोट का भी लोभ है। उसमें सरकार अपनी नीयत में बदलना होगा कि नहीं, हम शिक्षा में परिवर्तन ला के छोड़ेंगे, शिक्षा परिवर्तन। चलिए, आज का मूल सार ये निकल करके आया है कि आप सरकार को अगर बदलना चाहते हैं तो उनको एक मुद्दा दीजिए शिक्षा का। शिक्षा से मानवता कायम है, मानवता से ही मानव। हम लोग बात कर रहे थे कमला प्रसाद सिंह, शिक्षाविद, समाज सेवी, वजीरगंज। फिर से मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।